प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में पिछली वीडियो में सीखी चीज़ों से आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं ज़रा आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे तो उस सॉल्यूशन को देखने से पहले अपनी जो गणित की किताब है उसे सामने रखेंगे और उस प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ के समझ लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। इस बात को मैं कक्षा में भी कई बार कहते रहता हूँ। हालांकि जब जिस प्रश्न का सॉल्यूशन आप देखेंगे तो उस प्रश्न को मैं यहाँ पर इमेज थंबनेल के रूप में डालूंगा भी सॉल्यूशन से पहले। और मैंने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक भी डाली है पीडीएफ के रूप में, उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन किताब होना फिर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हमेशा सॉफ्ट कॉपी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, विशेषकर आप बच्चे, क्योंकि आपके पास हमेशा लैपटॉप मोबाइल नहीं रहेगा। तो इसलिए किताब होना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली हमारे पास है 1.1, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न आप पढ़ लीजिए किताब में सामने। मैं क्वेश्चन का वो इमेज भी डाल रहा हूँ थंबनेल के रूप में। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। हमने आपको बताया था कि कोई भी ये धनात्मक पूर्णांक होता तो उसको BQ+R के रूप में लिखते हैं, और B को हम 6, 5, 6, 7 कुछ भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा करना, इस टाइप के प्रश्नों में क्या करना, समझिए इस बात को। अगर हमको सवाल 4 के रूप में लेना होता तो हम B=4 चूज करते, 4 सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 के रूप में सेलेक्ट करना है तो B= हम 6 लेंगे। ठीक है, यह समझ लीजिए इस बात को। तो इसलिए हम इसको ऐसा लिखा जाएगा। प्रॉपर तरीके से आप नोट भी कर रहे होंगे हर सवाल के सॉल्यूशन को। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और B=6, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A=BQ+R हो जाता तो 6Q+R हो गया। और ये लिखने का तरीका है, जहाँ 0 ≤ R <6 होता था, तो मैंने इसको बताया था, वहाँ R<B होता था, तो अब B के बदले 6 है। तो A=6Q+R, जहाँ 0 ≤ R<6 और Q कोई पूर्णांक है। ये हम पहले से जानते हैं, पिछली बार पढ़ चुके हैं। तो मैंने जब बोला था कि अगर B का मान 6 है तो R का मान 0 से लेकर 5 तक होगा, ये भी हमने बता दिया था। तो उसी R के मान को रखेंगे एक बार 6+R में, तो 6+0 होगा, 6+1 होगा, 5 तक जोड़ेंगे उसको। तो ये मान हमने बताया था कि ये सारे मान होते हैं। तो ये मान निकल गए। तो A=6Q+0 यानी 6Q, या 6Q+1 या 6Q+2 या 6Q+3 या 6Q+4 या 6Q+5। अब ये तो किसी भी जनरल पूर्णांक के लिए, अगर सवाल सम संख्या के लिए होता, बताइए, जैसे ये प्रश्न हमें सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक या जिस टाइप का होता है, या कोई धनात्मक सम पूर्णांक होता वो भी जिस टाइप का होता, उसे भी ऐसे ही करते। अब सम विषम की बात कहाँ से आएगी? ये तो जनरल किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए होगा, जो सम के लिए भी विषम के लिए भी। लेकिन अब विषम यहाँ पर से लेंगे, क्योंकि धनात्मक होने में तो सब इतने आ जाएंगे। ये सब इतने संभव है, 6Q+0 यानी 6Q से लेकर 6Q+5 तक। लेकिन विषम इनमें से कौन कौन से होंगे आपको पता है। 6 लगाने से तो सभी सम हो गए, क्योंकि किसी भी संख्या को, चाहे वो सम हो या विषम हो, उसको अगर सम संख्या से गुणा करते हैं तो सम ही आता है। देखिए, आप 6 को 3 से गुणा कर लीजिए, विषम संख्या जो की है, तब भी उसने उसको सम बना दिया, 6 × 18। और 4 को गुणा कर लीजिए 6 से, तो 6 को 24। तो 6Q लगाने से तो वो सम हो गई। लेकिन उसमें जब 1 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे और 5 जोड़ेंगे, तो इसलिए लिखा है ए के विषम होने पर 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 ये क्या होंगी? विषम होंगी। देख लीजिए आप, किसी भी विषम संख्या में अगर 6Q है तो 6Q में अगर आप 1 जोड़ लेते हैं तो देखो विषम में 6Q तो क्योंकि सम था, उसमें 1 आपने जोड़ा तो वो विषम बन गई। अब अगला विषम में कितने का अंतर होगा, वैसे समझ लीजिए। अगले विषम में 2 का अंतर होता है, तो 6Q+1 और 2 का अंतर में 3 नहीं होगा। कोई 2 विषम संख्याओं के बीच में भी 2 का अंतर होता है, कोई दो सम संख्याओं के बीच, 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में भी 2 का अंतर होता है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में भी 2 का अंतर होता है। तो अगर एक विषम संख्या 6Q+1 है तो अगली 6Q+3 होगी, अगली 6Q+5 होगी। तो इनमें से जो हमारे पास 6 संख्याएं निकली हैं, 6Q+0 अगर 6Q होगा, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो इनमें से 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5 वाली तो क्या होंगी? विषम होंगी। ब्रैकेट में हमने कारण भी लिख दिया, क्योंकि 6Q, 6Q+2, 6Q+4 सम है। ठीक है, बस हो गया, सिद्ध हो गया।
क्योंकि एक ही विषम होने पे इस टाइप की संख्या होंगी। तो इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। और लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हमें प्रश्नावली में हमेशा बोर्ड परीक्षा में आता है। ठीक है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद अब देखिए आप प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? देखिए, आप ऐसा समझिए कि हमारे पास एक कक्षा है, 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं एक कक्षा में, दूसरी कक्षा में 50 बच्चे हैं। अब हमने 40 बच्चों के पीछे 50 बच्चे या 50 के पीछे 40 बच्चे, 50 के पीछे 40 या 40 के पीछे 50 बच्चे हमने खड़े करने हैं, मान ले जाए। और खड़े ऐसे करना है कि उनकी लाइनें, जो खड़ी लाइनें जो हैं, स्तंभ जो हैं, जो उनकी स्तंभ जो हैं वो बराबर आ जाए। यानी यहाँ पर जो 40 बच्चे हैं, यहाँ पर 50 बच्चे हैं, एक कक्षा के 40 बच्चे, दूसरी कक्षा के 50 बच्चे, तो 40 बच्चों की जो लाइनें हों, खड़ी लाइनें, और 50 बच्चों की खड़ी लाइनें बराबर हों। तो आप देख रहे होंगे कि एक ऐसा होने के लिए क्या होगा, कोई एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका दोनों में भाग जाएगा। ठीक है, हम 5-5 कर सकते हैं, 5 लाइनें कर सकते हैं, तो 5 ही लाइन बनेंगी। तो जिसमें 40 बच्चे हैं, लाइनें तो 5 ही बनी खड़ी, उसमें 8 हर लाइन में 8 बच्चे हो जाएंगे। जिसमें 50 बच्चे हैं उसके पीछे 40 बच्चों के पीछे 50 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों के पीछे अगर 50 बच्चे हैं तो वो लाइनें तो 5 ही बनेंगी, लेकिन हर लाइन में 10 बच्चे होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है अगर अगर एक 40 बच्चों वाली कक्षा को 50 बच्चों वाले के पीछे बच्चों की संख्या के पीछे अगर खड़ा करना है तो एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, एक लाइनों की संख्या, स्तंभों की संख्या ऐसी होनी चाहिए जो उनका कोई ना कोई अपवर्तक हो, समापवर्तक हो, दोनों में समान पवर्तक हो। तो यहाँ भी तो ये काम करना है, यहाँ भी तो हमें 616 सदस्य वाली आर्मी में, उसमें 616 सदस्य हैं, उसमें 32 हैं, और ऐसे खड़ा करना है कि खड़ी लाइनें समान हो। ठीक है, अब जिसमें ज़्यादा होंगी खड़ी लाइनें तो समान होंगी, लेकिन जिसमें कुल संख्या ज़्यादा होगी तो उसमें एक लाइन में ज़्यादा होंगे। जैसे 50 वाले में खड़ी लाइनें तो 5 ही बनी, लेकिन एक लाइन में बच्चे 10 आए, और 40 वाले में एक लाइन में बच्चे 8 आए। तो लेकिन अभी कोई 5 और 5 ही लाइन बना थोड़ी सकते हैं हम। आगे जाके देखो, कोई 5 ही अपवर्त समापवर्तक कोई एक ही थोड़ी होगा। उसके बाद देखिए 5 के बाद आप देखिए हम 10 की लाइन भी बना सकते हैं। 10 अगर हम 40 बच्चों को 10 में बनाएंगे तो फिर जैसे तो 4 ही लाइन, तो अगर 10 लाइन बनाएंगे तो एक लाइन में 4-4 बच्चे होंगे। जैसे हमने 5 लाइनें बनाई थी तो एक लाइन में 8-8 बच्चे थे, और अब हमने 10 लाइनें बना दी 40 बच्चों के लिए तो एक लाइन में 4-4 बच्चे। ऐसी वही 10 लाइनों में 50 बच्चों को खड़ा करना है तो एक लाइन में 5-5 बच्चे। और 10 से बड़ी लाइन, खड़ी लाइन कुछ हो नहीं सकती है। और कहने का मतलब है, हालांकि 5 भी है लेकिन 10 सबसे बड़ी लाइन है ना। तो 10 क्या है, उनका सबसे बड़ा समापवर्तक है, और वही एचसीएफ है। तो कहने का मतलब है जो खड़ी लाइनों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, उन संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, यानी अगर 40 और 50 बच्चों को आपने एक समान लाइन में खड़ा करना है तो आप क्या करेंगे, 10 खड़ी लाइन में डालेंगे। तो 10 खड़ी लाइन में 40 बच्चे भी फिट हो जाएंगे, 50 बच्चे भी फिट हो जाएंगे। 10 से बड़ी कोई संख्या होती तो वो अधिकतम संख्या होती। तो आप स्तंभों की संख्या तो 5 भी हुई, 10 भी हुई, लेकिन अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हुई, 10। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है, प्रश्न बताना है हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो सीधे सीधे हमको ये समझने वाली बात है, सॉल्यूशन आपने सिर्फ इतना लिखना है। तो आप सीधे लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर इन संख्याओं का एचसीएफ। वहां देखिए 40 और 10 कैसे निकला था, वो 40 और 50 का एचसीएफ तो है। 40 और 50 का मौसो आप अगर निकालेंगे, छोटी कक्षा में आपको मौसो निकालने के बहुत तरीके सिखाए हैं, तो वो 10 ही आता है। और ये कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो 40 और 50 को विभाजित करती है, 10 चौको 40, 10 पंजे 50। तो कहने का मतलब है इस प्रकार के सवालों में स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए एचसीएफ निकाला जाता है। तो यहाँ पर सीएफ इतना लिखा जाएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर एचसीएफ 616 एंड 32। ठीक हो गया। अब इसके बाद के प्रोसेस हम पिछली बार सीख चुके हैं। अगर हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो हम क्या लिखेंगे सीधे, अब चूंकि 616 32 से बड़ा है, इसलिए चूंकि 616 32 से बड़ा है, इसलिए 616 वो 32 पर यूक्लिड विभाजन परिमेय का लगाने पर,
तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, देखो पहले संख्या को, बड़ी संख्या को a बनाते हैं और छोटी संख्या को b बनाते हैं और इसका भाग इसमें देते हैं। तो हमने a इसको बनाया और b इसको बनाया, भाग देके जो आया यहाँ और शेष जो आया यहाँ। और अगर हमने बोला था कि जिस सिस्टम में शून्य आ जाए शेष, अगर यहीं पर अगर शून्य आ जाता शेष तो ये भाज्य की क्या हो जाता है, इनका एचसीएफ हो जाता। लेकिन यहाँ पर शेष शून्य नहीं आया। हम देखो 32 का मैंने पिछली बार वैसे अच्छी तरह भागा देने की ये संख्या, जिसका हम पहाड़ा नहीं जानते हैं, जिसके टेबल हम नहीं जानते हैं, उसकी भाग देने की प्रोसेस भी समझाई थी। तो आप ये 32 का भाग 616, अब यहाँ पर बार बार नहीं बताया जाएगा, तो 32 का 616 भाग दे देंगे। अगर आपको 32 और का भागा 61 में नहीं आता तो 3 का 6 में ट्राई करके, जैसे मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड पिछली बार बताया था, तो मैं आपको नॉर्मली अगर 32 का पहाड़ा आता है तो 32 से कम 32 होता है। उसके बाद कितना हो गया, 29 बच गया, 296, तो 32 नमा 288। तो 32 का पहाड़ा 616 में 19 बार जाता है और 8 288 हो गया, तो 8 शेष बच गया। तो 32 गुणा 19 धन 8 ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टेप 2, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में मैंने बोला था जो ये बी होता है वो ए बन जाता है और जो आर होता है वो बी बन जाता है। यानी अगली बार इसका भाग देना है 32 में, तो ये इसलिए 32 को यहाँ लिख दिया ए की जगह और आर को लिख दिया बी की जगह। तो अब ये ए बन गया, ये बी बन गया। तो इसका भाग इसमें देखेंगे आप, देखो 8 का भाग 32 में 4 बार, 8 को 32 पूरी बार चले जाता है, 8 को 32 हो गया, तो शेष शून्य बच गया। और आपको बताया था जिस स्टेप में शून्य शेष हो जाता है उसी का संगत जो भाजक होता है, डिवाइडर जो है 8 है, यही एचसीएफ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि इस चरण के बाद शेष शून्य है इसलिए एचसीएफ 616, 32 बराबर 8, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या भी 8 ही होगी। ये उत्तर हो गया। इसके बाद देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 इस प्रश्नावली का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा। जैसे अगर आप कोई धनात्मक पूर्णांक तो लेना ही लेना है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों में एक ट्रिक ये होती है कि आपको बी सिलेक्ट करना होता है। बी आपने क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो बी आपने क्या सिलेक्ट करना है इसके बारे में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और ये अगले वाले प्रश्न में भी काम आएगी और जो मैंने अभी होमवर्क के कुछ प्रश्न दे रहा हूँ आपको अलग से उनमें भी काम आएगी। विशेष प्रकार के प्रश्नों में भी काम, इस प्रकार के समस्त प्रश्नों में काम आएगी। तो आप स्टार्ट इन प्रश्नों को ऐसे ही करेंगे कि आपका स्टार्ट आप इन प्रश्नों को ऐसे ही करेंगे कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी का मान सेलेक्ट करेंगे। तो बी कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने अगर संख्या में बी बराबर जो मान ले लिया तो संख्या उस मान के रूप में होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बी बराबर 3 ले लिया है, ठीक है, तो संख्या क्या होगी 3 के रूप में तो आएगी। वो अलग बात है कि देखो हमें इस पे नहीं जाना है। बी बराबर अगर 3 लिया तो 3q+1 जैसे हमने अब आर में लिखा है, क्योंकि बी बराबर 3 होने पर आर 0 से लेकर 2 तक होता है। तो 3q+1 जैसे वहाँ 6 वाले में 5 तक गया था तो 3q में 3q+2 तक गया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने इसको 3 क्यों लिया। अगर मैं यहाँ पर 4 भी तो ले सकता, 4 लेता तो मेरे को यहीं से स्टार्ट करना, बाकी तो वर्ग वाली बात तो बाद में आएगी। या मेरे को स्टार्टिंग में ए बराबर 4q, 4q+1, 4q+2, 4q+3 लेना होता था। क्यों मैंने 4 नहीं लिया, क्यों मैंने 2 नहीं लिया, देखिए क्यों मैंने 1 नहीं लिया, देखिए 3 ही क्यों लिया। तो इस प्रकार के प्रश्नों की ट्रिक ये होती है कि छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। बी को लेने के लिए बी का मान छोटे से स्टार्ट करते हैं, आप 1 से स्टार्ट करिए और ऐसा फिर चूंकि वो बी का जो मान होगा उस रूप में वो संख्या होगी। अब देखिए उस प्रश्न में निकालना क्या है, उस प्रश्न में संख्या का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो अगर आप 1 का वर्ग करते हैं तो 1, 2 का वर्ग करते हैं 4, 3 का वर्ग करते हैं 9। अच्छा, अब फिर वर्ग आपने कर दिया और एक तो ये देखा आपने, दूसरा आपने ये देखा कि वो उत्तर किस रूप में लाना है। उत्तर आपको 3m या 3m+1 के रूप में, 3 के रूप में लाना ना, m+1 भी आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आपने ये देखना है कि साइज के रूप में लाना है। तो आपने देखा, यानी जब 3 का वर्ग 9 करते हैं, जो आपने बी माना ना 3, तो उसको वर्ग करके जो संख्या आ रही है या तो वो 3 ही बन जाए, या तो वो पूरा 3 का 3 ही, या तो वो 3 ही बन जाए, मतलब जिसके रूप में उत्तर लाना है, या जिसके रूप में उत्तर लाना है, जिसके रूप में उत्तर लाना है वो उसके वर्ग को दिखा सकें। कहने का मतलब यह है, जैसे b बराबर अगर 3 है ना तो संख्या वो 3 के रूप में होगी, 3q और जो भी होगी, तो उसको संख्या को वर्ग करेंगे तो 3 3 9 आएगा। तो
तो 9 के रूप में संख्या बन जाएगी। वर्ग तो करना ही पड़ेगा, हमको ये दिखाना है कि वर्ग इस प्रकार रूप का होता है। तो यानी वो संख्या अगर b बराबर 3 लेंगे तो वर्ग 9 के रूप का होगा, और 9 को 3 गुणा समथिंग लिखा जा सकता है, यानी 9 3 का अपवर्त्य है। यही में इंपॉर्टेंट बात है। यानी आपने b का मान ऐसा लेना है। अगला क्वेश्चन घन के लिए है। देखो उसमें घन करना होगा तो हम देखेंगे कि अगर उस संख्या का घन है 3 ही, अगर 3 लेते हैं तो 3 का घन 3 3 9 27, तो वो 27 जो आ रहा है वो जो हमने उत्तर में प्रूव करना है उसके रूप में लिखा सकता है। अब 27 होगा, अगर वो 8 के रूप में प्रूव करना होगा, 27 8 के रूप में थोड़ा लिखा सकता है, 27 3 के रूप में लिखा जा सकता है, 9 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यानी अगर 9 के रूप में प्रूव करना होगा तो हम वो ऐसा काम करेंगे जिससे 27 मिल जाए और वो हमको 3 से मिल रहा है। ठीक हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर b बराबर 3 लिया, ताकि इसको बाद में जब वर्ग करना पड़े तो ये 9 बन जाएगा, और 9 को 3 इंटू समथिंग के रूप में लिखा सके, क्योंकि 9 किसी का तिगुने के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि हमको 3m के रूप में उत्तर लाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसके बाद सीधे आप कर लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो b बराबर जब 3, ये सारी बातें थी b को क्या सिलेक्ट किया, b को 3 सिलेक्ट करने की। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 3q, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 हो गया, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब ये 3 केस होंगे, जब 3 मान निकले हैं तो इसके 3 केस निकलेंगे भैया। तो एक जब a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2, तो a स्क्वायर करने के लिए 3q पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर करने के लिए 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर करने के लिए 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। सिंपल सी चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने पिछली कक्षा में बहुत बार बताया है। थोड़ा सा इसमें कक्षा 9 में जो बहुपद वाला पार्ट था, उसमें a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, उनका यूज होता है। मैं फिर थोड़ा सा रिकैप्चुलाइज उन्हें करूँगा। तो 3q का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, q का वर्ग q स्क्वायर 9q स्क्वायर। अब ये जब वर्ग आ जाएगा, या वर्ग वाला सवाल हो, घन का सवाल हो, लास्ट में जैसे हमने कहा ना, आंसर पर नजर रखनी है। तो 3 के रूप में लाना है, तो उस संख्या को बाहर कॉमन ले लेंगे। लेने को तो मैं 9 भी कॉमन ले सकता, 9 बाहर आता तो अंदर q हो जाता है ना, लेकिन ऐसी चीज कॉमन लेनी जैसे 3 बाहर आए, जैसे 3 बाहर आए, मतलब उसके रूप में लाना है उत्तर को। भाई उत्तर लाने की कोशिश करेंगे ना भाई, 9 में से 3 को बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर 3q स्क्वायर बच गया। ठीक है, और 3 इंटू 3 के स्क्वायर जैसे ही बन गया तो उसको सीधे हमने क्या लिख दिया 3m, क्योंकि देखो हमने 3m के लाम क्यों, अब ये m क्या चीज़ है, इस पूरे 3q स्क्वायर को हमने m कह दिया, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर कोई पूर्णांक। इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई q क्या था, q एक पूर्णांक था। तो हमने छोटी कक्षाओं में पूर्णांक, कक्षा 7 में पूर्णांकों के उनके नियम पढ़े। सबसे पहले संवरक नियम होता है, क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर भाई q कोई पूर्णांक है तो उसका वर्ग भी पूर्णांक होगा, है ना। और वर्ग पूर्णांक जैसे मान लो 3, q बराबर मान लीजिए 5 है, 3 भी हो सकता है, 5 है, तो पूर्णांक के लिए भी है। अगर भाई देखो कोई भी पूर्णांक है, 5 ले लो, 5 का वर्ग 25, 5 पूर्णांक है तो 25 भी पूर्णांक है। 25 का तिगुना फिर बाहर से और 3 लगा दिया वर्ग करके, 25 में पीछे तो वही पूर्णांक है। तो इस प्रकार के आप देखेंगे, अभी हम आगे देखेंगे वो सब 3q स्क्वायर प्लस 2q सब पूर्णांक होते हैं। तो यानी ये m का है, ये 3q स्क्वायर, ये भी एक पूर्णांक हो जाएगा। तो इस पूर्णांक का नाम दे दिया इसमें m, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर को 3m कह दिया। ठीक है, हमने ये देखिए हमारा एक थोड़ा सा एक पोर्सन प्रूव हो गया है, क्योंकि एक 3m टाइप का निकल गया ना, तो ये हमारा a का वर्ग है। अच्छा, अब इसी दूसरा केस 2, जब a बराबर 3q प्लस 1 है तो अब इसका भी वर्ग करेंगे, क्योंकि 3 कंडीशन है, तीनों का वर्ग करेंगे। 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल नहीं होगा, वहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा। ये मैंने यहाँ पर हिंट देने के लिए पिछली बार कक्षाओं की जो आपने पढ़ी है, पिछली कक्षाओं की वो भी बनाई, सर्वसमीका लिखी। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर धन 2xy धन वाई स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो हमने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, और फिर 2xy धन वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के बदले यहाँ क्या हो गया, तो एक्स के बदले क्या है 3q, और वाई के बदले क्या है, वाई के बदले क्या है आपका 1। तो एक्स का 3q का होल स्क्वायर, तो 3 3 9 q स्क्वायर 9q स्क्वायर, 2ab प्लस 2ab प्लस 2xy होता है ना। तो ए बी कह लो, एक्स वाई कह लो, ए बी का सवाल होगा तो ए बी में होगा, एक्स वाई का होगा तो एक्स वाई में होगा। तो 2xy में क्या होगा, 3q का होल स्क्वायर तो 9q स्क्वायर हो गया। तो 2xy, तो 2 इंटू 3q इंटू 1, ये 2x है ना, x के बदले ये है, y के बदले, तो 2 को और इसको गुणा करना है। तो 2 को इसको गुणा करेंगे तो 3q, 2 3 6q, 6q को 1 से गुणा करेंगे तो 6q। ठीक है, और तो 2xy हो गया, और b का स्क्वायर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, यानी आप पूरा ये हो गया। फिर मैंने क्या कहा था, मैंने ऐसा जैसे 3m के रूप में आ गया। ठीक है, तो अब उसमें तो पहले वाले में तो 1 कहीं निकल नहीं रहा था, इसमें एक 1 भी दिख रहा है। तो इसमें क्या है, या तो हमने या तो 3m के रूप में निकालना है, या 3m प्लस 1 किया, तो 3m बना सके तो 3m बन जाए, बना ला, यहाँ 3m प्लस 1 बनाना है तो 3m। तो एक तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 जिसमें कॉमन आ सकता है, दो चीज़ में नजर रखेंगे। तो 3 जिसमें कॉमन आ सकता है उसे कॉमन लेंगे, बाकी 1 उसमें 1 अलग
छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ तो संख्या नहीं थी तो 1 तो होने का मतलब ही नहीं था, लेकिन यहाँ संख्या अगर है, देखो 1 एक अलग है तो 1 को देखो अलग निकाल दिया और इन दोनों में कॉमन ले लिया, क्योंकि इस पूरे को तो हम अरेंज कर रहे हैं ना, अरेंजमेंट है ये। तो देखो 9 क्यू स्क्वायर में से 3 कॉमन लिया तो अंदर 3 3 9 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर बच गया। और 6 में से 3 कॉमन लिया तो 2, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब क्या है, भाग देना। तो 3 को भाग दिया तो अंदर 3 क्यू स्क्वायर बचा, इस बार 3 भाग लिया तो अंदर 2 क्यू बचा, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और बाहर से +1 बचा। अब आप देखिए इस पूरे को फिर हम नया m दे सकते हैं, तो 3m+1 यहाँ पर लिखा है, जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर कोई पूर्णांक। देखिए उस m से इस m का कोई मतलब नहीं है, उस m की वैल्यू अलग हो सकती है, इस m की वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन है तो ये भी कोई पूर्णांक। कैसे भाई, अभी ये वहां पर उतना को हमने 3 क्यू स्क्वायर को m माना था और दिखाया था कि जब ये पूर्णांक तो वर्ग पूर्णांक गुणा 3 से गुणा करे पूर्णांक। अब ये पूरा पूर्णांक कैसे हो गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, क्योंकि क्यू पूर्णांक तो वर्ग पूर्णांक, 3 से गुणा करके जो आया वो पूर्णांक। ऐसे इसको अलग से करो, क्यू का डबल करेंगे वो पूर्णांक। अब इस पूर्णांक में इस पूर्णांक को जोड़ो वो नया पूर्णांक, यानी ये पूरा एक पूर्णांक, समझ गए। तो इसका तरीका होता है, यानी हमने इसको दिखा दिया ये लास्ट में, इसलिए मैंने इसको देखो ये डबल लाइन करके कर रखा था, ये 3m और ये डबल लाइन 3m+1 टाइप का हो गया, एक 3m टाइप का निकल गया, 3m+1 टाइप का निकल गया। नेक्स्ट केस नंबर 3, जब हमारे पास a बराबर 3q+2 है, तो वही 3q+2 का होल स्क्वायर करेंगे वर्ग, ठीक है। ये x का वर्ग 9q स्क्वायर, ठीक है। यहाँ y का वर्ग देखो 2 दूनी 4, ठीक है। और बीच में क्या होता है 2xy होता ना, तो 2 × 3q × 2, पहले संख्या गुणा कर लो, 2 × 3 × 2 कर लो, 2 3 6 दूनी 12, क्यू का क्यू, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q धन 4, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको निकालना तो एक अलग है ना, तो एक देखो इसको अभी ऐसे ही रखा, 9q स्क्वायर 12q को 4 को ऐसे तोड़ दिया, 3 धन 1 के रूप में तोड़ दिया, तो एक तो अलग निकल गया, बाद में काम आएगा ही। और इन बाकी इन तीनों में 3 कॉमन ले लिया, देखो तो इन पहले 3 संख्याओं में 3 पदों में अगर 3 कॉमन लेंगे तो देखो ये बना 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 के बाद देखो ये बना 3 कॉमन लिया तो अंदर 9 वाले में से क्या बचा 3, भाग दिया ना 3 3 9। अगर आपको कॉमन चेक करना है ना, उल्टा गुणा करके देख लो, ये 9 बराबर ये आए नहीं आए, देखो 3 3 9 9 उसका उल्टा गुणा, मतलब कॉमन का उल्टा क्या है गुणा, ठीक है। इसका कॉमन ले लिया मतलब भाग दे दिया, और भाग का उल्टा गुणा होता ही है। ऐसे 3 चुको 12 क्यों, देखो ये 12 में से भाई 3 कॉमन का मतलब हर पद में होना चाहिए ना, 12 में से 3 बाहर कॉमन लिया तो इसमें 4 क्यों बचा, और 3 में से लिया तो 3 एकम 3, तो ये ब्रैकेट का मतलब है इस 3 ने पूरे ब्रैकेट को से कॉमन ले लिया और एक बाहर का 1 अलग बच गया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट की पूरी चीज़ को m बना दिया, क्यों, क्योंकि देखो क्यू कोई पूर्णांक होगा उसको वर्ग कर दिया तो वो 3 से गुणा ये पूर्णांक एक तो पूर्णांक है, तो इन तीनों को जोड़ के एक नया पूर्णांक, तो इस पूरे को 3m कह दिया, 3 तो बाहर से है तो 3m ब्रैकेट, इस पूरे को ब्रैकेट में डालने का मतलब है 3 पूरे को लगा रहा है, ब्रैकेट का मतलब है इस पूरे को एक साथ ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि हमने तीनों को एक साथ रख के तो कॉमन लिया है, उस एक को तो पहले अलग कर दिया था, तो 3m+1, अब पूरा 3m+1 टाइप का हो गया, जहाँ m बराबर ये अंदर की चीज़ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 कोई पूर्णांक। अब यानी हमने सिद्ध कर दिया, देखो 3 में डबल लाइन से कर रखे हैं, या तो किसी में भाई या का मतलब है किसी में 3m बनना है, किसी में 3m+1 बनना है, किसी में 3m+1 बन रहा है, तो इसलिए किसी पूर्णांक m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये सिद्ध हो गया बच्चों। इस प्रश्नावली का 5वां और अंतिम प्रश्न है, यह घन से संबंधित है, इसके बारे में मैं थोड़ा समझा चुका हूं पहले। देखिए प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। एक बात आप समझ लीजिए, या तो सवाल 9m और मतलब 9m या 9m+1 या 9m+8 टाइप का लिखा हो सकता है, या 9 जैसे या 9m 2 के बीच में कॉमा लगा दिया 9m, 9m+1 लास्ट में या लगा दिया, ये सब एक ही बात है। इससे क्वेश्चन की लैंग्वेज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें देखो, इसमें भी क्या है, घन के रूप में निकालना है और आंसर किसके रूप में लाना है, 9 के रूप में लाना है। तो अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का घन 1 एकम 1 हो गया, 2 का 8 हो गया, भाई वो तो और ऑलरेडी छोटा हो रहा है। हाँ, जैसे चाहे वर्ग का सवाल है चाहे घन का सवाल है ना, तो उससे छोटा तो होना ही नहीं चाहिए हो, या तो उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो, क्योंकि देखो हम तो ये कह रहे हैं कि वो उसके रूप में लिखा जाए। जैसे पिछली बार क्या था, 3 का वर्ग 3 3 9 आ गया था ना, हमने सोचा था कि अगर b को 3 सेलेक्ट करेंगे तो 9 3 के किसी रूप में लिखा जाएगा, तो यानी या तो वो जिसके रूप में लिखा जाना है 9 के रूप में, या तो वही 9 ही बन जाए, क्योंकि 9 को तो 9 के रूप में लिख ही सकते हैं, या उससे बड़ा हो, यानी उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो आप देखिए नीचे से शुरुआत करेंगे, 1 और 2 तो हो ही नहीं सकते, 1 का वर्ग 1 का क्यूब 1 होता है,
दो का आठ होता है, यही बात पहले के लिए भी है, वहाँ पर वर्ग करना था, यहाँ घन करना है। तो 3 का अगर क्यूब लेते हैं तो 3 3 9 3 27, और आप देखो 27 जो होता है 9 के रूप में लिखा जा सकता है ना, 9 इंटू समथिंग के रूप में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी 3 सेलेक्ट किया। और एक बात और बोलना चाहूँगा, कोई जरूरी नहीं है इसका यूनिक आंसर आप 3 के रूप में निकालो, हम इसको 6 भी ले सकते थे, क्योंकि देखो 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का 36 का 2 16, और 2 16 को भी 9 के रूप में लिख सकते थे हम। देखो 2 16 में 9 कितनी बार जाता है, 9 दूनी 18, 9 को 24 बार जाता है ना। तो 24 मतलब 9 के रूप में है, वो भी 9 के रूप में लिखा था। लेकिन जब हमारा काम छोटे से चल रहा है तो बड़े में क्यों जाएंगे, ऐसी 9 के रूप, और 9 के रूप में तो खुद हो ही सकता था, जो 9 तो 9 के रूप में हो ही सकता था, क्योंकि बी बराबर मतलब ये बी सेलेक्ट करने के लिए हो रहा है ना मैंने, जब बी को 9 लेंगे तो 9 9 81 9 729, तो 9 के रूप में लिखा जाता। लेकिन 6 और 9 से सबसे नीचे से शुरुआत करेंगे, ये मैंने बहुत बढ़िया तरीका आपको बताया, तो इसलिए 6 9 से भी उत्तर निकल सकता है, लेकिन 6 9 वाला हम निकलेंगे। तो ये सारी कवायद जो है बी को सिलेक्ट करने की है, तो बी बराबर हमने 3 सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख लीजिए इसमें भी वही हो गया, मैंने दिखा दिया ना कि बी बराबर 3 सेलेक्ट करने से क्या होगा, क्योंकि क्यूब करने वाला सवाल है तो 3 का क्यूब 27 होगा, और बाद में आंसर में हमने नजर मारी तो वो 9 के रूप में लाना है, तो 27 9 के समथिंग 9 इंटू समथिंग के रूप में लिखा था। पर 27 9 का गुणज तो है ही, उससे बड़ा हो गया ना, बड़ा होगा तभी तो चेक करेंगे, 9 के से छोटे को तो चेक ही नहीं करवाएंगे। ठीक हो गया, अच्छा तो यही हो गया। तो सॉल्यूशन अभी ऐसे करेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी बराबर 3, तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से वही, जैसे पिछली बार भी वही याद है, 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अभी आप ये मत समझिए कि हमेशा हर क्वेश्चन में 3 आएगा। अभी मैंने 2 ग्रह कार्य क्वेश्चन बनाए हैं वो ग्रह कार्य के, उसमें हमेशा 3 ही बनेगा। तो आप ये मत समझिए भले ही वर्ग गौर घन में 3 आ गया है, तो यही बात बताने के लिए तो मैंने इतनी बातें बोली हैं कि कैसे बी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। हाँ, तो ए इक्वल टू 3q या 3q प्लस 1 3q प्लस 2 ये होगा। तो जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है तो आप सिंपल सा केस 1 केस 2 केस 3 कर लीजिए। इस 3q और 3q प्लस 1 लिया है तो यहाँ पर क्यूब करना है, तो क्यूब वाले नियम लगेंगे। क्यूब वाले नियम देखो मैंने यहाँ पर मैं फिर लिख दिए हैं, ये x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब, इसमें ये पद होते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, वहाँ पर था आपके पास 9th क्लास में था, तो यही हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे पीछे हो सकता है, वहाँ पर ऐसा भी लिखा रहता था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई एक्स प्लस वाई, यानी ये 2 पद पहले होते थे, ये 2 बाद में भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर काम चलाने के लिए वाई वाले को लास्ट में रखना पड़ेगा और इसको बीच में रखना पड़ेगा, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। और 2 धन 3 को 3 धन 2 कर सकते हैं, 2 धन 3 धन 5 को 2 धन 5 धन 3 कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए कैसे अरेंजमेंट है थोड़ा मैंने बता रखा है। तो कि पहला तो सरल ही है ए क्यूब, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का भी क्यूब, क्यू का भी क्यूब, 3 का 27 क्यू का क्यूब, और चूंकि देखो 9 के रूप में लाना तो मैंने कहा 9 कॉमन लेंगे, तो 9 बाहर कॉमन आ गया तो अंदर 3 की क्यूब, और फिर वही अंदर की चीज m बन गई, और लिख भी दिया कि हाँ यहाँ पर हमने m को क्या माना है 3 की क्यूब, 3 की क्यूब को m माना है। क्यों? क्योंकि क्यू अगर पूर्णांक तो क्यूब पूर्णांक, बाहर से 3 से गुणा करे वो पूर्णांक, तो 9m टाइप का हो गया, जहाँ से क्या है कोई पूर्णांक, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट उसके बाद देखिए केस 2 में क्या है, जब आपका 3q प्लस 1 है तो ए क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब, यानी देखो अब देखो x का क्यूब यानी 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27 क्यू का क्यूब, ठीक है। उसके बाद 3x स्क्वायर वाई, यानी 3x के बदले ये है, y के बदले है 3 इंटू इसका स्क्वायर इंटू 1, देखो ये मैंने यहाँ दिखा रखा है 3 इंटू इसका स्क्वायर इंटू ना, यहाँ सॉरी ये 3 इंटू इसका स्क्वायर इंटू ये 3x स्क्वायर वाई, तो दिखाया ना मैंने। तो ये बीच वाला दूसरे नंबर का पद ये होगा ना 3x स्क्वायर वाई, देखो x के बदले क्या है 3q है, b के बदले 1 है, ठीक है। ये तो 3x स्क्वायर वाई, तो इसको अलग अलग दिखा दें। वैसे तो डायरेक्ट 27q स्क्वायर मौखिक भी आप निकाल सकते हो, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है ये करने की, वो तो खाली रफ वर्क है, सोल्यूशन इतना ही है। लेकिन मैंने समझा कि 3q का 3x स्क्वायर वाई कहा ना मैंने, तो 3q का स्क्वायर कर लिया पहले दिमाग में, 9q स्क्वायर, तो बाहर से 3 है, ठीक है, 9 3 27, और एक क्या है y भी तो है, y के बदले 1 है, या एक्स स्क्वायर को और वाई को गुणा कर लो पहले, 3 3 9 क्यू स्क्वायर इंटू 1, तो 9 क्यू स्क्वायर इंटू 1 9 क्यू स्क्वायर हो गया, 3 बार से है तो 27 क्यू स्क्वायर, तो इसके बदले 27 क्यू स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही दिखा रखा है 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर होगा 27 क्यू, 9 क्यू स्क्वायर इंटू 1 होगा 27 क्यू स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा पद में क्या है 3xy स्क्वायर, ये देखिए फिर 3xy स्क्वायर होता है। अब x तो वही है, x बराबर क्या है 3q और y बराबर 1 है, तो 3 इंटू एक्स तो 1 ही रहेगा और वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3q क्या हो गया 9q, और 1 का स्क्वायर भी कर लो तो 1 ही रहता है, तो 9q इंटू 9q रह गया। ये दिखा दिया मैंने 3 इंटू एक्स वाई स्क्वायर होगा 9q, ठीक हो गया। तो कहने का, और हाँ तीसरे पद फिर चौथे पद में क्या होता है वाई क्यूब, ये चौथे पद में वाई क्यूब होता है, वाई 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही आ गया,
ठीक है, ये y का 1 का जो 1 यहाँ आ गया। तो देखिए लास्ट में हमने क्या करना, 1 भी अलग निकल गया और 9 कॉमन लेंगे, तो इन पहले 3 पदों में 9 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर इसमें बचा 3q³, इसमें बचा 3q², इसमें बचा q, ठीक है, 3q³ प्लस 3q² प्लस q, पूरा बन गया तो +1। यानी अब इस पूरे को देखो मैंने आप गुणा करके देंगे, यानी इसको पूरा m मान लेना, अब तो आप समझ गए प्रोसेस। तो ये पूरा m हो जाएगा, तो 9m+1, ठीक है, जहाँ m बराबर ये क्योंकि सब पूर्णांक क्यूब करने गुणा करेंगे 3, उस वो भी आपका पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, फिर आपने फिर जो नया उनको जोड़ के जो नया बनेगा वो फिर एक नया पूर्णांक होगा, यानी कुल मिला के वो पूर्णांक क्यों होता है, ठीक है। तो दैट इज 9m+1। ऐसे लास्ट तेज केस है जब a बराबर 3q+2, तब a क्यूब देखो 3q+2 का होल क्यूब, जिसमें आप देखो 3q+1 था, तो यहाँ पर x का मान ये है, y का मान ये, तो x³ 27 क्यूब, ठीक है, y क्यूब देखो 8, ठीक है, तीसरे में 3x² 3 इंटू इसका स्क्वायर इंटू ये, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 3 3 या 9q², और इसका ये तो y रहना है, तो 9q² को 2 से गुणा करेंगे तो 18q², और बाहर से क्या है 3 है, तो 18 3 54x², सॉरी 54q² है ना, ये यहाँ दिखा रखा मैंने, 3 इंटू 3x² क्यू का होल स्क्वायर इंटू 2, तो 3 इंटू ये तो बन गया 9q² इंटू, तो ये 9 दूनी 27 3 54 निकालो, या 3 27 दूनी 54q² होगा, यहाँ दिखा रखा है। और अगले वाले में 3xy² होगा, तो 3 इंटू x इंटू y², तो 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 12 3 36q, ठीक है। तो अगला चौथा वाला पद बन गया, ये तीसरा वाला पद 36q, और लास्ट वाला पद तो देखो y क्यूब होता है, जैसे ये सूत्र y क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब 8 ही होगा, ये x³ वो भी ये 2 पद में टब होता है ना, पहला और चौथा पद तो सरल है, ये पहले का क्यूब और x का क्यूब y का क्यूब, ये x का क्यूब और y का क्यूब, ये बीच के 2 पदों को निकाला थी, ये हमने जो कर रहे हैं 3x² y, एक बार इसका स्क्वायर करना तो उसको सिंगल रखना है, एक बार उसको सिंगल रखना है तो उसके स्क्वायर करना है, इनका क्यूब करके तो आपका 2 का क्यूब 8 ही निकलेगा। तो अब ये चीज़ बन गई, ये 4 पद बन गए। तो देखिए हमने 8 के रूप में उत्तर लाना है, तो इस 8 को अलग रखा, और बाकी में से 9 के और 9 को कॉमन लेना है, तो 9 के रूप में लाना है उत्तर, तो 9 को कॉमन ले लिया, तो 9 अंदर कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, इस पहले वाले में बचा 3q³ भाग देना है, दूसरे में 6q², चौथे में तीसरे में 4q, तो ये पूरा मिला के आपका बन गया m। तो यानी कहने का मतलब हो गया 9m+8, देखिए, और मैंने इसको अंडर जो हमने उजड़ लाने हैं मैंने डबल अंडरलाइन कर रखे हैं, देखो ये अंडरलाइन देखो, तो यानी हम दिखा दिया कि किसी भी पूर्णांक m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। आपका आज की प्रश्नावली ये खत्म होगी। अब मैंने इस पर कुछ प्रश्न अपनी ओर से बनाए हैं, ये क्योंकि अगर आपको केवल यही 2 प्रश्न कराया जाए, आप ये सोचोगे कि केवल इसमें b बराबर 3 ही लेना होता है, तो मैंने अलग से अपनी ओर से क्वेश्चन आपको दिए हैं, इन्हें आप करेंगे तो इसमें आपने यही इस्तेमाल करना है, यही जो मैंने तरीका आपको इनको जज करने का कहा था, कि जैसे एक प्रश्न मैंने दिया है आपको, सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5m या 5m+1 या 5m+4 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, वर्ग करना है, संख्या को वर्ग करना है, और वो 5 के रूप में आना चाहिए। तो आप देखिए नीचे से नंबर लगाएंगे, 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग 2, ये तो सॉरी 2 का वर्ग 4, वो तो 5 से ऑलरेडी छोटा हो गया है ना, ये तो मतलब वर्ग करके 5 के रूप में आना चाहिए, तो या तो 5 हो या 5 से बड़ा हो। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, हाँ 4 का वर्ग 16 जोड़ा आ गया, हाँ 3 का भी बड़ा आ गया, 3 का भी 9 आ गया और 4 का 16 आ गया, लेकिन 9 और 16 को 5 के रूप में थोड़ी लिख सकते हैं। अब 5 का वर्ग 25, तो 5 का वर्ग 25 जो आएगा ना, क्योंकि उस संख्या को यानी b को अगर 5 ले लेंगे तो उसको वर्ग करके जो आएगा 25 वाला आएगा, तो 25 वाले को 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के सवाल में हिंट है कि b बराबर आपने 5 सेलेक्ट करना है। b बराबर 5 सेलेक्ट करोगे तो संख्या क्या बनेगी 5, हाँ 5q+1, 5q+2, 5q+3, 5q+4, तो यानी इसमें केस क्या बनेंगे 4 केस बनेंगे, ठीक हो गया। तो इस प्रकार के वो है, और तो इसका हिंट मैंने दे दिया, इसको आपने करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट, सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8q+1 के रूप का होता है। देखिए इसका मतलब इसमें जो केस बनेंगे वो एक ही केस बन रहा होगा, देखो है ना भाई, मतलब केस तो अलग अलग बनेंगे, लेकिन उन सबका उत्तर 8q+1 टाइप का ही आएगा। अब क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8 के रूप में होता है, ठीक है। ये तो चाहे धनात्मक पूर्णांक कहता है, इसमें धनात्मक विषम से भी मतलब नहीं, ट्रिक सिर्फ वही है जो मैंने उतनी बताई है कि वर्ग संख्या एक ऐसी लेनी है जिसका वर्ग 8 के रूप में हो। फिर ट्राई करो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, छोटा ये, 3 का वर्ग 9, वो 8 के रूप में नहीं हो सकता, 4 का वर्ग 16, तो 4 का वर्ग अगर b को हम 4 ले लें तो 4 का वर्ग 16 8 के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। तो इसका मतलब इस सवाल में हमने b बराबर क्या लेना है
4। तो इसको b बराबर 4 से स्टार्ट करेंगे तो संख्या बनेगी 4। हाँ, एक चीज और है, फाइनल उत्तर जैसे इसमें m के रूप में था तो पहले हमने क्या माना था, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये नहीं कि यूक्लिड का नियम क्यू के रूप में है तो क्यू के रूप में उत्तर नहीं होगा, तो यानी इसमें फाइनल उत्तर क्यू के रूप में लाना है। तो जहां जहां पर ये इसलिए दिया है मैंने, कभी आप कंफ्यूज न हो, कभी ये चीज के बारे में भी जानो कि अगर फाइनल उत्तर क्यू के रूप में लाना है तो जो पहली वाली संख्या थी जिसमें आप क्यू ले रहे थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसको बी एम प्लस आर ले सकते हो। यानी जैसे मैंने आपने बी तो पहचान लिया, बी तो आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपका 4 है, तो उसको कैसे संख्या को कैसे बनाओगे, 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 थोड़ी करोगे, उससे 4m प्लस 1, 4m प्लस 2, 4m प्लस 3। तो लास्ट में जहां जहां पर q के बदले m रख रहे थे तब वो m के बदले q रखोगे, तो m के बदले q रखोगे तो आप देखोगे भले 4 केस, उसके 4 केस बने हैं, 4m प्लस 1, 4m प्लस 2, 4m प्लस 3, उन सब में कॉमन लेने के बाद 8 कॉमन लेने के बाद, क्योंकि 8 के रूप में लाना है और एक को, वो सब 8q प्लस 1 टाइप के हो जाएंगे। तो यह आज का आपका होमवर्क है। आज का बारे में जो भी आपने आज जो भी सीखा है उसको अच्छी तरह और समझिए और उसके बाद होमवर्क के क्वेश्चन को कीजिए।